यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेसिकली आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 दैट इज रिगार्डिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर इकोनॉमिक्स में हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर आज क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज की मेरी जो डिस्कशन आप लोगों के साथ होगी दैट इज वेरी बेसिक नॉर्म्स पे होगी, या मैं ये कह लूँ कुछ बातें मैं आज आपसे दोबारा फिर वही +1 की पुरानी, जहां से हम निकले, जहां से हम पास आउट हुए, वहां से गुजर कर ही हमें +2 की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो आज का लेक्चर मेरा सुनना, ध्यान से सुनना, और मेरे तकरीबन तकरीबन पहले 4-5 लेक्चर, 4-5 लेक्चर, आज तो मैं सिलेबस पे बात करूंगा, आपको वही चीजें नोट डाउन करवाऊंगा। हमारा पैटर्न क्या रहेगा नेक्स्ट आगे पढ़ने का, 1-to-1 क्लासेस हम कैसे कंडक्ट करेंगे, हम एक ओवरऑल अप्रोच यहाँ पे अपनी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक। सो ज्यादा नहीं, बेसिकली मैं डायरेक्टली पहले अपनी बात पे आता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं टेकअप करेंगे वन 1-to-1 डिस्कशन में। एंड फर्स्टली आई नीड इकोनॉमिक्स की भी एक प्रॉपर कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्लियर। बिकॉज लाइक +1 1-to-1 नोट्स, बाय हैंडमेड नोट्स आप लोग मेरे साथ यहाँ पे बनाएंगे जैसे आपने +1 में बनाए थे, क्लियर। अब इस बार काम थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, थोड़ा और डिटेल्ड पॉइंट से बनाएंगे। अब हम लोग देखो, सिंपल सी बात कहते हैं जी, पर्टिकुलरली आप लोगों की लर्निंग पता नहीं कैसे एंड हो जाती है, हमारी लर्निंग तो आज तक नहीं एंड हुई। आपसे पहले दोबारा फिर वही +2 की बुक उठाकर नया टॉपिक कहीं ना कहीं से सर्च करना, कुछ नई बातें फाइंड आउट करना कि आप लोगों को क्या बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, कैसे आप लोग एक बेस्ट फाइंड आउट अपनी चीजें कर कर नंबर कैसे अपने अच्छे और ला सकते हैं। हर बार उन चीजों पे काम किया जा रहा है एंड वो कभी स्टॉप नहीं होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। सो सबसे पहले सर, हमारा जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली, अच्छा वो बंद कर दो एक बार गेट को, कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का पैटर्न है सर, इकोनॉमिक्स में 1-to-1 अगर बात की जाए हमारे सिलेबस में इस बार भी पार्ट ए पार्ट बी बुक है। पार्ट ए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करती है, पार्ट बी एक नई टाइप ऑफ, मैं ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं कहूंगा, बहुत बच्चे शायद इस चीज को गलत टेकअप कर रहे होंगे सर, जो आईईडी है वो भी इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमी के बारे में, जिसको नाम भी क्या दिया गया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट इज नॉट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। सर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स तो हमारे सिलेबस में हमारे नॉर्मली पैटर्न में दो ही हैं, वन इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। माइक्रो +1 लेवल पे डील कर चुके, अब हमारी बातें ही किस लेवल पे चलेंगी, मैक्रो लेवल। वही डे 1 की सर, माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आज भी रहेगा, आज भी हमारी डिस्कशन में रहेगा, बिकॉज वो बेस है सर, बेस को कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता, वहीं से मेरे आगे के टॉपिक क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। पर मुझे आपका +1 का बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए होगी, दैट इज द थिंग। तो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सर अभी जो लिखने वाला पार्ट होगा मैं वो बताऊंगा। फर्स्ट पेज आप अपनी कॉपी पे मेरे साथ जो डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द सिलेबस करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर। सो वन बाय वन चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सर, क्लास +2 में जो सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल टोटल डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारा कितने मार्क्स में आएगा सर, 80 मार्क्स में। एंड 80 मार्क्स में फर्स्ट 40 मार्क्स आपकी कौन कवर करेगी सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आईईडी पार्ट, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी भी कितने पार्ट्स में मिलेगा, 40, जस्ट लाइक +1 स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे भी आपको दो पार्ट्स हैं, दो बुक्स हैं जिन पे आपने डील करना है, एक है इंडियन इकोनॉमी, एक है मैक्रो, क्लियर। पैटर्न वही रहेगा, सीबीएसई टर्म रही सर, एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या आजकल चलते हैं रीजन असर्शन बेस्ड, वो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड ड्यू टू दैट पेपर बहुत टाइमली कंप्लीट होने लग गया। कहाँ होता है कि पूरा पेपर मान लो कंप्लीट लिखकर सॉल्व करना, और कहाँ 10-10 नंबर के, 10 नंबर की मैक्रो, 10 नंबर का आईईडी में 1 मार्कर आपके आएंगे। तो इजीली पेपर आप लोगों का बड़े प्यार से सर टाइमली कंप्लीट होता है, उल्टा बिफोर टाइम ही होता है।
बिफोर टाइम ही बड़े प्यार से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब लेट मी डिस्कस कि ये दो जो अलग अलग मैटर्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ये व्हाट ऑल अबाउट, ये है क्या सर? बुक का नाम रख तो दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? या आईईडी शॉर्ट वर्ड, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के बारे में। अब लाइक अगर हम बात करें सर, हमें जो इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली, वो इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में। उससे पहले तो कौन सा था? ब्रिटिश राज। अब उस थोड़ा हिस्ट्री तक जाएंगे, एंड वहां से लेकर 1947 से लेकर आपके इंडियन इकोनॉमी ने, समझना वर्ड, इंडियन इकोनॉमी ने कैसे डेवलपमेंट करी है, कैसे वो 2025 तक पहुंचा, बाय फेसिंग द करंट इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, एनवायरमेंट पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग तरह के सिनेरियोज को लेकर, रूरल एरियाज में प्रॉब्लम्स को लेकर। तो अपन वो डीप इंक्लाइंड उन टॉपिक्स में जाएंगे कि सर ये 1947 से लेकर 2025 करंट की अगर बात की जाए, यहां तक का सिनारियो, कैसे इंडियन इकोनॉमी ने अपने आप को डेवलप करा। अब लेटेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, बहुत सारी मतलब नई नई चीजें इकोनॉमी के रिलेटेड बताऊंगा कि अगर आपने सुना होगा न्यूज में ये चल रहा है, तो ये बिल्कुल करंट इश्यूज, बिल्कुल करंट इश्यूज हैं। हाँ, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग टॉपिक ना हिस्ट्री से रिलेट करेगा 1947 में, पर वो भी इकोनॉमी के पॉइंट से, नॉट राजा महाराजा। वो नहीं चलेंगे पानीपत की लड़ाई एंड ऑल, वो कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा सॉर्टेड सा काम है, सिंपल सा काम है कि सर बस ये बताओ इकोनॉमी के पॉइंट से तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन तब क्या थी, एट दैट टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिल्डअप था, एट दैट टाइम व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, एट दैट टाइम द डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, बर्थ रेट कितना था, डेथ रेट कितना था, काइंड ऑफ दैट हमने उन चीजों में डील करना है, नॉट फ्रॉम द प्योर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो हमारा पॉइंट नहीं है। So let me introduce you with the main branch of economics, and that is called as macroeconomics. सर क्या ये वही इकोनॉमिक्स है जो हमने +1 लेवल पे रीड आउट की थी? यस सर, इसमें भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो लाइक हमने इकोनॉमिक्स में डील करी थी +1 लेवल पे। यस, बट स्केल का फर्क है, लेवल का फर्क है। क्या फर्क है लेवल का? पहले आपने अब तक जितनी डिस्कशन करी है वो सारी डिस्कशन करी है एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल, माइक्रो, बिल्कुल छोटे से लेवल, एक छोटे से स्केल पे हमने क्या करा, डील करा जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, और तुमने पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ ली। तुम्हारी लड़ाई ही सिर्फ किस पे रही है? प्राइस। प्राइस अप हो गया, प्राइस डाउन हो गया, डिमांड सप्लाई चेंज होगी, मार्केट फोर्सेस चेंज हो गए, कुछ ना कुछ इनका बस आपा पूरी +1 इससे बाहर आ ही नहीं पाई। अगर सही समझो, हमने अगर बेशक 12-13 चैप्टर पढ़े भी होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, उसमें हमने पढ़ा ही क्या है? एक कंज्यूमर का पॉइंट, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट से, इन दोनों के इक्विलिब्रियम, और इन्हीं दोनों के द्वारा चलने वाली फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। वो लास्ट में जाके एक मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था, दैट्स इट। सर पहले इकोनॉमिक्स से डील करा बड़े छोटे लेवल पे, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे, एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल प्रोड्यूसर। हम तो उसी का इक्विलिब्रियम, उसी की इनकम, उसी के प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बस अपनी इससे बाहर कभी बात ही नहीं गई, यहां तक ही हम रहे। क्या मैक्रो लेवल पे भी ऐसा कुछ होगा? नहीं नहीं, मैक्रो लेवल पे आपका विजन होगा बड़ा, सोच होगी बड़ी, यहां बातें भी उस लेवल की चलेंगी, बीइंग इकोनॉमी से रिलेटेड। और आई थिंक सो, आई लिटरली थिंक सो, जितना इंटरेस्ट शायद आपका +1 में माइक्रो को लेकर नहीं था, उससे डबल इंटरेस्ट आपका किसके अंदर पड़ेगा? मैक्रो के अंदर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस, जो आप ये मार्केट में होता हुआ देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। क्योंकि आपने अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर डील करा भी है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ डील करा भी है, पहले सर हमारा स्केल ही बड़ा छोटा था। हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के लेवल की बात करते थे, बस एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अचीव करना, जी बताओ कैसे होगा? दैट टर्म इज कॉल्ड एज, अभी तक अगर तुमने इक्विलिब्रियम में डील करा भी है ना, वो इक्विलिब्रियम थे ही कौन से? पार्शियल इक्विलिब्रियम, सिर्फ एक मार्केट में, एंड बेस्ड ऑन अजम्पशन कि अदर मार्केट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। हम पढ़ते नहीं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में भी आपने क्या पढ़ा? अदर थिंग्स बीइंग,
तुमने पहली बाकी चीजें कांस्टेंट मान। ऐसे ही जितनी भी अगर आपने इक्विलिब्रियम की स्टडी वहां पे करी होगी, लाइक इन द कॉमोडिटी मार्केट, आई डील विद द कॉमोडिटी मार्केट, कि कॉमोडिटी मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। बट मेरे को कोई परवाह नहीं है कैपिटल मार्केट में क्या हो रहा है, मेरे को कोई परवाह नहीं है लेबर मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने माइक्रो में सिर्फ एक इंडिविजुअल से डील करा। ओवरऑल द मार्केट तो मैंने डील ही नहीं करा, सारी मार्केट के साथ तो मैंने डील ही नहीं करा। हेयर कॉन्सेप्ट इज वाइडर देन दैट, कि सर वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस नहीं है यहाँ पे जो एनालिसिस होगा वो जर्नल इक्विलिब्रियम का होगा, ऑल ओवर द कंट्री। ऑल ओवर द कंट्री इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, ये थोड़ी कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, कैपिटल मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में, कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम में है, लेबर मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में है। सर वो माइक्रो लेवल की बातें थी, माइक्रो पे वो चीजें पॉसिबल हो सकती थी, मैक्रो लेवल पे पॉसिबल नहीं होंगी। मैक्रो लेवल पे आपको ओवरऑल इकोनॉमी पे एक इक्विलिब्रियम क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, तो जाकर हमारे पर्पस क्या होंगे, पूरे होंगे। हम यहाँ पे नॉर्मली देखते नहीं सर, मैक्रो लेवल पे थिंग्स आर सो कनेक्टेड इन सच अ वे दैट आप किसी एक को टच करोगे ना, पूरी इकोनॉमी में उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जरा सी चेंजेस, हम कई बार कहते हैं गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर देती, भावुक हो जाते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं ज्यादा। ये पाकिस्तान वालों ने ऐसे कर दिया, फलाना कर दिया, दूसरी कंट्री ने ऐसा कर दिया, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसा कर दे। फिर करती क्यों नहीं, करती क्यों नहीं। जो आपके छोटे से माइंड में ये विचार आ सकता है, क्या मोदी जी को पता नहीं होगा, क्या उनको नहीं पता होगा कि इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, खत्म कर दो। फिर आप कहते हो नहीं नहीं, मैक्रो लेवल की बात है, ये थोड़ी मतलब है कि शाम को जाके चार बम मारे गिरे। इन दैट केस आपको थिंग्स सोचनी पड़ती हैं फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आज किसी कंट्री पे मैंने ऐसा काम कर दिया ना, सारी कंट्रियां मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी, सारी कंट्रीज के साथ मेरे ट्रेड रिलेशन, बिजनेस रिलेशन सब खत्म। अब कर नहीं रहा यूएस, ट्रंप ने पूरा हंगामा मचा रखा है। अब तो सीधा ओपनली लिखने आने लग गया, न्यूज के अंदर भी आने लग गया, पर्टिकुलरली किस बात को लेकर, कि एक बड़े उद्योगपति, पता ही है बैक एंड पे किसकी बात कर रहे हो, कौन उसके साथी हैं, क्या वो पैटर्न चल रहे हैं। उसने चीन पे इतने परसेंट लगाया टैरिफ, वो कहते हैं हम आपके ऊपर लगाएंगे। सर दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक वॉर, अगर कभी आपने वर्ड सुना हो। तो फिजिकली लड़ने मरने वाली तो अब खत्म हो जाएंगी वॉर, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चलेगी डाटा वॉर, इकोनॉमिक वॉर, फाइनेंशियल वॉर। इनको सर ऐसी चोट लगाओ ये सही ना पाए, हमारी कंट्री में काम ही ना कर पाए। अब इन दैट केस जब इकोनॉमिकली वो कंट्री वीक होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक पॉवर्टी, नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, ये अपने आप ही सरेंडर करेंगे, अपने आप ही हमारे अंडर होंगे। दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब अब तो लिटरली मैं खुद कह रहा हूँ, मैं शायद आई थिंक सो +1 में इतना मजा नहीं लेता पढ़ाते हुए जितना मुझे +2 में आता है। उसका कारण है टॉपिक्स मजेदार है सर, प्रैक्टिकल चीजें हैं। हाउ टू डील विद द मनी एंड बैंकिंग इन द ओवरऑल इकोनॉमी, पैसों से तो वैसे ही प्यारा सी को, कि पैसा सर्कुलेट कैसे होगा ऑल ओवर द इकोनॉमी, प्रिंटिंग कौन कर रहा है, सर वन ऑफ द मेन अथॉरिटी आरबीआई, द सोल अथॉरिटी। उन चीजों पे बात करेंगे। यहाँ हमारे प्रॉब्लम्स ही कुछ और है। +1 लेवल पे व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, that is the human wants are unlimited and resources are limited, due to which the problem arises, one that is called as problem of choice, या जिसको तुम लोगों ने एक वर्ड बोला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं सही बताऊं, अब तुम्हें फील आ रहा होगा कि पर्टिकुलरली सर हम 12-13 चैप्टर पढ़ तो लिए +1 में, अपा इससे बाहर ही नहीं आए, दिमाग ही वहीं चलता रहा कि रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करें, रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करें, और वो भी एक इंडिविजुअल लेवल पे। मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे प्रॉब्लम चेंज हो गई, नो, प्रॉब्लम यहां भी वही है, पर स्कोप का फर्क पड़ गया। पहले आप सिर्फ अपनी सोच रहे थे, एक इंडिविजुअल लेवल पे सोच रहे थे, अब अपनी सोच होगी बड़ी। अब मुझे पूरी इकोनॉमी का सोचना है, नॉट सिर्फ अकेले अपना। अब लाइक यू डेल्ट विद द वर्ड्स डिमांड,
supply. Here I will not say demand and supply. Here I will say aggregate demand, aggregate supply. That means पूरी इकोनॉमी लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे कंज्यूमर्स के द्वारा कितनी डिमांड है, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड. इकोनॉमी लेवल पे पूरे प्रोड्यूसर्स के द्वारा कितनी सप्लाई है, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई. And one of the main concern here, not the concern about income of the consumer, here concern is income of the nation. इंडिया, इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, वन ऑफ द मेन टॉपिक. +2 में जो मेन टॉपिक्स में हम इन दिनों चलने वाले हैं, नेशनल इनकम. अपन ना पर्टिकुलरली पढ़ने में कमी रखते हैं. हमारा मोटिव पता क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि बस +2, कि +2 पास हो जाए. होगी सर, बाय डिफॉल्ट होगी, गारंटीड होगी. नहीं विश्वास, स्टैम्प पेपर ले आ, मैं कल साइन कर दूंगा. इसमें थोड़ी मैटर है, हमारा मैटर है नॉलेज वाइज, लॉजिक वाइज, कंसेप्ट वाइज. कि कल को अगर कहीं भी मुझे इन चीजों में डील करना पड़ गया, अपने को फॉबिया ना हो किसी बात का, सर मुझे पता नहीं है, मुझे समझ नहीं है, या क्या कॉन्सेप्ट थे, तब तो मुझे याद थे. हाँ, जस्ट रिकॉल करना पड़ेगा विद इन 10 मिनट्स, द टॉपिक विल बी फाइन. आता है जी, फिर क्या हो गया. अपन उन चीजों पे काम करना है. नंबर्स तो करेंगे, देख सिंपल सी बात, जब कंसेप्ट अच्छा रखोगे, प्रैक्टिस करोगे. और इस बार मैं पर्सनली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाने वाला हूं, बहुत ज्यादा करवाने वाला हूं. दैट मीन्स चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, पार्ट सिलेबस हो गए, मैक्सिमम राइटिंग्स. चाहे रैंडमली मैं आपसे कोई क्वेश्चन दूं कि इसके बारे में लिख के दूं, इसके बारे में क्या क्या आपके विचार है क्या, क्योंकि आजकल ना जर्नल क्वेश्चन पेपर में बहुत आने लगे, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने लगे. तो उस अकॉर्डिंग टू प्रेपरेशन करेंगे कि जो एग्जाम ओरिएंटेड भी रहे एंड मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी काम करे. मुझे भी तो पता हो व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है यहाँ पे भाई. नहीं अदरवाइज ठीक है, हाथ रख के याद कर लिया, करने वाले सब कर रहे हैं यार, करने वाले सब कर रहे हैं. बट द पॉइंट इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, उसके पीछे कारण क्या है, पता ही नहीं. ये चीजें थिंग्स मैक्रो लेवल पे कनेक्टेड क्यों हैं, पता ही नहीं. अब हमारा सिंपल सा मानना, यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है ना, मेन प्रॉब्लम जो मैक्रो लेवल पे फाइंड आउट होती है, दैट इज ओवरऑल ग्रोथ करवाना. कि हमें आउटपुट क्या करनी है, मैक्सिमम प्रोड्यूस करनी है. वहां पे तुमने +1 लेवल पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, तुमने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा होगा बाय वन सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज प्राइस. सप्लाई ज्यादा हो रही, प्राइस को कम, या प्राइस ज्यादा कर दो. समझे ना, अकॉर्डिंग मतलब वहां पे डिटर्मिनेंट कौन था, वहां पे पूरी मार्केट को संभालने वाला, पूरी इकोनॉमिक्स को संभालने वाला कौन था, जस्ट ओनली वन वर्ड, दैट इज प्राइस. यहां पे द मेन प्रॉब्लम सॉल्वर इनकम. हम जैसे नॉर्मली कहते हैं सर ये इकोनॉमी, इकोनॉमी जो पूरी टोटल ऑल ओवर लेवल पे आप इकोनॉमी देख रहे हो, वो इकोनॉमी किसके सहारे चल रही है, इनकम. प्लस वो इनकम नेक्स्ट आगे अगर की जा रही है खर्च, तो चल रही है. एक सिंपल सी बात बता, मैंने इनकम कमाई, मैंने कोई इनकम जनरेट करी, तुम्हारे सामने कमाई. अब आपसे मैंने जो फीस बेसिकली चार्ज करी, दैट इज माई इनकम. क्या इस इनकम से, मेरे इनकम कमाने से ऑल ओवर इकोनॉमी चल जाएगी. इस ऑल ओवर इकोनॉमी को चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस. आउट ऑफ दैट इनकम सम कंजम्पशन, सम इन्वेस्टमेंट. वो तुम्हारी इच्छा, इन्वेस्टमेंट करो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करो, बट सर खर्च करो. आप कभी देखना, जब कभी मार्केट में रिसेशन का टाइम पीरियड आता है, जब ट्रेड साइकिल्स हमने +1 पे भी डिस्कस किए थे, ट्रेड साइकिल्स में 4 स्टेजेस होते हैं, नाम बता सकते हो जी. 4 स्टेजेस. नंबर 1 इज बूम, नंबर 1 इज बूम, नंबर 2 इज रिसेशन, देन डिप्रेशन, देन रिकवरी. एंड आपकी पूरी इकोनॉमी ये ट्रेड साइकिल्स में ही क्या करती है, रोटेट करती है अल्टीमेटली. अब आप देखते नहीं, कभी तो मार्केट में पैसा बहुत तेज है, मतलब इतनी ज्यादा मार्केट तेज हुई पड़ी है, पर्टिकुलरली सर बोलो पैसा आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, हर कोई कमा रहा है. फिर आता थोड़ी सी मंदी, थोड़ी सी मंदी, रिसेशन, कि जी अब मार्केट में इतना दम नहीं है. हाँ तो पता है, जब बातचीत होती है बिजनेसमैन से उनसे, ना मार्केट ठंडी सी है, इतना है नहीं पैसा, इतना फ्लो नहीं है. एंड एक होता है बिल्कुल ही डिप्रेशन. डिप्रेशन स्टैंड्स फॉर डेड.
जैसे कहते हैं कि मार्केट बिल्कुल ठंडी, इतनी मंदी पड़ी है, दुकान खोल रहे हैं, पता नहीं सर सेल होगी कि नहीं होगी, कुछ कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। और अगर आप कह रहे हो जी 3-4 हजार की सेल, और इतने से क्या बनता है? वो भी सेल है, प्रॉफिट नहीं है, सेल है। उसके अंदर गुड्स का प्राइस भी है, भाई हम कमाएंगे कहाँ से? मैं कहा जी कम से कम 3-4 लाख की सेल हो दिन में, फिर तो हम माने। 3-4 हजार की सेल क्या होती है? कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। फिर आता है उस टाइम पे द थॉट कि सर आपकी इकोनॉमी तो किस में जा रही है? डिप्रेशन में जा रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो रही। एंड अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन ना हुई, और अगर आपकी कंट्री इस तरह की पोजीशन में रही, कंट्री तो दिवाला निकाल जाएगी, कंट्री तो इंसॉल्वेंट हो जाएगी। फिर क्या करोगे अगर इकोनॉमी आपकी फेल हो गई? कहते नहीं नहीं सर, इसको फेल नहीं होने देना, इसको बूस्ट अप करो, दोबारा इसको थोड़ा जैसे मर्जी इसको हाइप अप क्रिएट करो। कहते कैसे करें? लोगों को बोलो पैसा खर्च करें, इन्वेस्टमेंट करें। वो जरा सा बूस्ट अगर कर देना इस मार्केट को, देन रिकवरी की स्टेज पे आप दोबारा फिर चले जाएंगे। तो तुम्हारे अकेले इनकम कमाने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम उस इनकम को खर्च नहीं करोगे, स्पेंड नहीं करोगे। सर ये इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड पे ही रहेगी, क्योंकि मेरा कमाया हुआ पैसा मेरी इनकम, मेरे द्वारा खर्च किया गया पैसा आपकी इनकम। फिर आप उस पैसे को खर्च करोगे, आगे वो पैसों को खर्च करेगा। या तो कह दो पर्टिकुलरली कि जितने पैसे मैंने कमाए वो सारे मैंने अभी तक सेव कर रखे हैं। क्यों भाई? बैटरी पे चलते हो, डिमांड्स तो सबकी होती हैं, एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नेवर एंडिंग से, वो तो ऑलवेज रहेंगी। आज क्या, कल क्या, परसों क्या। और जहां पे, जिस कंट्री में, एक चीज देखना, जिस कंट्री के लोग मैक्सिमम स्पेंडिंग करते हैं ना, वो कंट्री का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत तेज रहता है। क्यों? पैसा 24 घंटे रोटेट हो रहा है। मैंने आपको दिया, आपने खर्च करा, उनको दिया, उन्होंने खर्च करा, इसको दिया, उसको लौट कर मेरे को फिर आ गया। दैट इज द मेन टॉपिक, द चैप्टर नंबर 1, जिसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि सर ये जो इनकम का फ्लो है ना, या गुड्स का जो बेसिकली फ्लो है, दैट फ्लो इज सर्कुलर। जैसे अपन नॉर्मली अपने कर्म के पॉइंट से कहते हैं, अपना किया हुआ वापस आएगा, सेम चीज इनकम है। अब मैंने आगे पास ऑन करी, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर मेरे को आएगी। अब लोग कहते हैं नहीं 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 सर, सेविंग करनी चाहिए, सेविंग करेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा। मैं कहा लेट मी री थिंक। अब तुझे पॉइंट पूछ रहा हूँ पर्टिकुलरली। लोग तो कहते हैं कि सेविंग करना अच्छी बात है, बट कोई कहता है जी बुरी बात है। जैसे वन ऑफ द मेन क्वेश्चन स्टार्टिंग में, डे 1 है, पहले ही चल रहा हूँ। इज सेविंग अ वर्चू और अ वाइस? इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं, इस सेविंग करना, हमें तो बचपन से सिखाया जा रहा है। क्या चीज? नहीं नहीं बच्चे, सेविंग करा करो, अगर आपको कुछ पॉकेट मनी मिली भी है तो उसमें से बचाया करो। हमें तो स्टार्टिंग से सेविंग की आदत डाली गई है। एंड यस, एट प्रेजेंट भी हम भी आउट ऑफ माई टोटल इनकम हम कौन सा सारी खर्च करते हैं, हम भी उसमें से सेविंग कर रहे हैं। बट फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि सेविंग करना अच्छी बात है या बुरी बात है या दोनों है? ये क्या मतलब हुआ? सेविंग सिंगल इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट है, इकोनॉमी के लिए कैसे बेनिफिशियल नहीं है? जैसे आपने एक वर्ड यूज करा कि सेविंग करना एट द माइक्रो लेवल, यू वांट टू से सेविंग करना एट माइक्रो लेवल इज अ गुड थिंग। कि अगर आप अपने अकेले के लेवल पे सेविंग्स कर रहे हो, यस यू आर प्रॉस्परिंग योर फ्यूचर, यू आर एडिंग योर प्रोस्पेरिटी टू द फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर अच्छा बना रहे हैं। हर बंदा तभी सेविंग करता है। एंड सेविंग करने का और मेन मोटिव क्या होता है? अनसर्टनिटीज, क्या पता कल को क्या हो जाए, उसके लिए मैं फ्यूचर के लिए रेडी रहूं, तभी तो आप लोग क्या करते हैं सर? सेविंग्स करते हैं, दैट इज द वाई। बट फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि मतलब एट द मैक्रो लेवल या इकोनॉमी लेवल पे अच्छी बात नहीं है? क्यों? अगर हर कोई पर्सन सेव करने लग गया, देख सिंपल सी बात, आप एक चीज समझ रहे हो, सेविंग करना इज बेसिकली अ कट, कट लीकेज जिसको वर्ड बोलते हैं, कट करना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कट करने की कोशिश की जा रही है। कहते कैसे सर? मैं कहा सर, अगर जो मैं कमाऊंगा अगर वही नेक्स्ट आगे पास ऑन नहीं करूंगा, ये सर्कल कभी ना कभी तो क्या होगा? खत्म होगा, कभी ना कभी तो बंद होगा। अब मैंने 100 रुपीज कमाए, 100 रुपीज कमाकर
मेरी जो थिंकिंग है कि भाई सारे नहीं खर्च करते होते, मैंने 80 रुपीज खर्च करे, 20 रुपए सेव करे, मतलब मेरे द्वारा कितने खर्च किए गए, 80। दैट विल बिकम दैट विल बिकम इनकम। मेरा एक्सपेंडिचर, सामने वाले की इनकम। मेरे द्वारा खर्च किया गया पैसा, अब आप लोग फीस पे आउट करते हैं, आपका एक्सपेंडिचर, मेरी इनकम। अब पॉइंट ये है, क्या ये सिर्फ जो थिंकिंग है वो मेरी होगी कि 100 रुपए नहीं खर्च करेंगे, 80 रुपीज खर्च करेंगे, 20 रुपए अपनी सेविंग करेंगे? क्या ये थिंकिंग सिर्फ मेरी होगी? जिसको आगे पास ऑन करे हैं वो भी तो यही सोच रहा होगा कि जी 80 रुपीज नहीं खर्च करेंगे, 80 में से इतने रखेंगे, बाकी अपन खर्च करेंगे। तो धीरे 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 जब नेक्स्ट आगे ये पास ऑन होगा, तो सर जब सेम कमाया हुआ पैसा सेम आगे पास ऑन नहीं होगा, किसी पॉइंट पे जाकर तो ये सर्कल रुकेगा। किसी पॉइंट पे जाकर तो पर्टिकुलरली आपका इनकम का फ्लो क्या होगा, कम होगा। लोग कहते हैं नॉर्मली, सर अभी पेमेंट रुक जाओ थोड़ी, मार्केट में तंगी है जी, पेमेंट वगैरह की तंगी है थोड़ी सी, अभी आ जाने तो कहीं से फ्लो फ्लो आएगा। नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं लोग। अपने को समझ नहीं थी कि वो इकोनॉमिक्स बोल रहा है, अपने को पता नहीं था कि वो इकोनॉमिक्स की टर्म बोल रहा है। वो किससे बात कर रहा है, वो सर्कुलर फ्लो की बात कर रहा है, जो मैक्रो का मेन बेस है, स्टार्टिंग बेस है कि इकोनॉमी रोटेट कैसे हो रही है सर, ये चल कैसे रही है। हाँ, वही तेरे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो +1 लेवल पे आप लोगों ने डील करे हैं। व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये काम करेंगे, इसके बदले में मैं इनको पेमेंट्स दूंगा। अब लैंड के बदले में क्या देंगे, रेंट। लेबर को क्या देंगे, वेजेस। कैपिटल पे क्या देंगे, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को रोटेशन है, रोटेशन चलती रहेगी। वन बाय वन आप मेरे लिए परफॉर्म करोगे, मैं आपके लिए परफॉर्म करूंगा। ये तो तभी तो ये वांट्स क्या हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। कोई ऐसा पर्सन आपने देखा पर्टिकुलरली जो अपनी सारी वांट्स खुद से पूरी कर रहा है? मतलब ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर के ऊपर क्या होना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो यहाँ अपने कंसर्न्स ही अलग हैं सर, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स ही अलग हैं। अब माइक्रो लेवल से तो बाहर निकलकर बिल्कुल इकोनॉमी लेवल पे आएंगे, इंडिया लेवल पे बात करो सर। उस इंडिया के शहर पंचकुला के सेक्टर दिस में जो बैठा एक पर्सन है, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया लेवल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम। इस नेशन की इनकम बताओ, डोमेस्टिक इनकम, इंडिया की इनकम। हम उन चीजों से डील करेंगे। एंड वन ऑफ द मेन चीज हम मैक्रो लेवल पे कहते हैं, जैसे आपने कहा था कि +1 लेवल पे द प्रॉब्लम सॉल्वर इज द मेन डिटर्मिनेंट इज प्राइस। मतलब प्राइस को जरा सा चेंज करो, आपका सॉल्यूशन निकला था कहीं ना कहीं। आपने देखा ना इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल टू है, आप एक लेवल प्राइस का ऊपर कर लो, एक लेवल प्राइस का नीचे कर लो, या तो वो एक्सेस सप्लाई क्रिएट कर देगा या एक्सेस डिमांड। उसको वापस लाने वाला भी कौन था, क्रिएट करने वाला भी कौन था, प्राइस। आपने क्या कहा, सर प्राइस कम कर दो, प्राइस ज्यादा कर दो, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्वर ही कौन था, प्राइस। यहां प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है सर, इनकम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं इनकम लीड्स टू इनकम, कहते सर ये कैसे हो गया, द थिंग्स आर कनेक्टेड। अब मेरी अगर इनकम बढ़ेगी, सुन, मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं खर्च करूंगा। मैं खर्च करूंगा तो परचेजिंग करूंगा। परचेजिंग तब करूंगा अगर प्रोडक्शन होगी। अब प्रोडक्शन करनी पड़ी तो आउटपुट बढ़ेगी। एंड प्रोडक्शन करनी किसने है, लेबर ने करनी। लेबर काम करेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी। होगा ना चेंज, होगी आपस में कनेक्टेड। कि तुम सर जस्ट एक चीज को सॉल्व करो, अगर तुम सॉल्व कर सकते हो मैक्रो लेवल पे, दैट इज द जस्ट वन वर्ड, क्या, इनकम। हम कहते नहीं है आपको गला बुरे हाल सर, यहाँ तो पॉवर्टी, गरीबी है जी, अनएम्प्लॉयमेंट है, फलाना है जी। मगर कुछ नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा अगर तुझे एक ढंग की जॉब मिल गई ना, तेरे 4 पैसे हाथ में आने शुरू हो गए ना, तेरा लिविंग स्टाइल ही चेंज हो गया। और आपने लिविंग स्टाइल चेंज होते देखे भी होंगे बेस्ड ऑन सिर्फ वन वर्ड, इनकम। जेब में पैसा है तभी तो खर्च कर पाएंगे, तभी तो लिविंग स्टैंडर्ड बना पाएंगे। अब हमने थ्रू एजुकेशन इस चीज को हासिल किया है, सिंपल सी बात। थ्रू एजुकेशन, अगर मैंने एक प्रोफेशनल डिग्री नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करी है, या एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, हम कौन सा ओनली सीए को प्रमोट करते हैं, वो तो बीइंग अ सीए नेचुरली मैं तो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, मैं तो प्रॉस्पर करूंगा ही करूंगा।
बट इसका मतलब ये नहीं कि आई एम जस्ट ऑफरिंग सीए सर, अदर कोर्सेज आर देयर। एजुकेशन, द मेन थिंग इज एजुकेशन। कि हमने तो सर इस एजुकेशन से इनकम जनरेट होती हुई दिखी है। पढ़ा लिखा बंदा नेचुरली फ्री बैठ ही नहीं पाएगा, कोई ना कोई काम धंधा करेगा, काम धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, इनकम कमाएगा। इनकम कमाएगा, अपनी लाइफ तो सुधारेगा सुधारेगा, अपने घर वालों की भी। अब जैसे हम सिंपल सी बात बोलते हैं पर्टिकुलरली कि हमारी फैमिली में या मेरे फादर के टाइम पर्टिकुलरली उनकी फैमिली में वो पढ़े, प्रोफेसर बने, लेक्चरार बने, उनकी वजह से आज सारी फैमिली बढ़ गई। अब बाकी ब्रदर भी थे, सिस्टर भी हैं। अब अल्टीमेट बात करें, वो इतना नहीं पढ़े लिखे, वो ठीक है बिजनेस कर रहे हैं माड़ा मोटा जो पुराने स्टाइल में चलता था। पहले कितनी का अवेयरनेस थी, कितनी का अवेयरनेस थी। अगर मैं कह दूं जी 1970s 80s की अगर बात की जाए, एजुकेशन को लेकर कितना का वो माना जाता था। ठीक है, घर में परिवार में आपने ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे देखा होगा, या अपने फादर्स के टाइम, अगर वो सीनियर हैं फैमिली में, वो कहते जी हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, ठीक है माड़ी मोटी चलती फिरती बीए कर ली, या कोई बी कॉम। लगता है ये कौन सी कॉम है, ये तो कोई 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 करता था जी। मतलब वो अपनी अलग हिस्ट्री बताते हैं ना। वो आज भी कहते हैं अगर हमें इतना पढ़ाया लिखाया गया होता जिस तरह की आज की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हम एक और लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छा, चलो टचवुड दिया, अच्छा दिया, अब तक करा, सब बढ़िया करा। बट स्टिल आप कम से कम उससे भी एक लेवल प्लस जा सकते हो, बिकॉज तुम्हारे पास वो नॉलेज है, तुम्हारे पास वो एजुकेशन है। हम एक वर्ड बोलते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। जो आने टाइम में बनेगा ना, या बन रहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। इससे खतरनाक कोई चीज नहीं है अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है। हर किसी के पास नहीं होती, हर किसी के पास नहीं दिमाग होता। सो यहाँ कंसर्न्स हैं लोगों के लिए, इंप्लॉयमेंट जनरेट करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना, कंट्री को डिप्रेशन की स्टेज से बाहर लेकर आना। यहाँ तो मामले ही कुछ और चल रहे हैं। पॉवर्टी को रिमूव करना, रूरल डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना, एंड द व्हाट इज द मेन थिंग, फॉरेन ट्रेड को एक्सपैंड करना। अब हम कहते हैं जी हम अपना सोच लेकर बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ कि इंडिया में ही काम करेंगे। वाई इंडिया? ग्लोबलाइजेशन 1991 में आ चुकी थी पर्टिकुलरली। आफ्टर दैट प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज किया गया, लिबरलाइजेशन को इंक्रीज किया गया बाय द नेम एलपीजी पॉलिसी। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लॉन्च की गई, सर तब से लेके तो स्कोप ही स्कोप है। आप नहीं काम करना चाहते वो अलग बात है, ये तो ना कहो यार कि अल्टीमेटली स्कोप नहीं है। ये तो ना कहो ना कि इंडिया में बिजनेस इनकम नहीं है सर। आप प्रॉस्पर करो, आप लेवल रेज करो। किसने कहा कि नेशनल मार्केट को ही टारगेट करो? इंटरनेशनल मार्केट टारगेट करो। कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, कहाँ बेचेंगे? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। अब ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन सर्विस सेक्टर कितना ज्यादा एक्सपैंड हो चुका। अब मैं कहता हूँ जी मैं तो रिस्ट्रिक्टेड टू सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स हूँ, तुम्हारी वो है। पढ़ाने को मैं अमेरिका की अकाउंटिंग पढ़ा दूँ, ऑस्ट्रेलिया की अकाउंटिंग पढ़ा दूँ, डेबिट क्रेडिट तो वही है, रूल्स तो वही हैं। हम फॉरेन ट्यूशन ले सकते हैं, मिलती हैं, असाइनमेंट्स आती हैं, कितना काम आता है पर्टिकुलरली। तुम देखो तुम अपने आप को कहाँ तक लेके जा सकते हो, किस लेवल तक अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, दैट इज द मेन थिंग। बट ये थोड़ी कहेंगे स्कोप नहीं है सर। स्कोप बनाने पे, समझने पे है कि कहाँ कहाँ तक प्रॉस्पर कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपकी कंट्री भी आपको सपोर्ट करेगी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? वाई? कंट्री की इनकम बढ़ेगी, एंड मेन चीज कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। और आप एक चीज समझते होंगे, ऑल ओवर द इकोनॉमी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा है, वो उतनी फाइनेंशियली क्या मानी जाती है? स्ट्रॉन्ग। अब जिस कंट्री का बीओपी बैलेंस बड़ा पॉजिटिव बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि नेचुरली कंट्रीज का आपस में लेन देन कोई ना कोई चलता रहेगा, हमें वो भी तो समझना। सो अभी तो मैं कल ही सिलेबस की बात करूंगा, सिलेबस में पर्टिकुलरली कि आप लोगों के पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। यूजुअली जो कुछ आपने अभी तक मेरे से सुना लास्ट 15 मिनट में, ये तेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारा स्कोप है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप डील करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ थियरीज, सर विद द थियरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, with the theories of national income, with the theories of the price stability, general price stability,
अब एक बात बताइए, +1 लेवल पे क्या आपने वर्ड, अगर प्राइस अप होता था, अगर प्राइस डाउन होता था, क्या तुमने वहां पे वर्ड कभी इन्फ्लेशन वर्ड यूज करा, कभी डिफ्लेशन वर्ड यूज करा? कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे तुम डील कर रहे थे विद सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। वहां पे इन्फ्लेशन वर्ड नहीं आएगा। इन्फ्लेशन वर्ड कब आएगा? जब जर्नली, ओवरऑल, ओवरऑल इकोनॉमी में जर्नल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट देखने को मिले। आप कहते नहीं सर, डे बाय डे महंगाई बहुत बढ़ रही है जी, हर चीज तेज हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है, दिस इज इन्फ्लेशन। जब कंपैरिजन करते हैं इंडेक्स नंबर्स, जब कंपैरिजन करते हैं करंट ईयर को विद द बेस ईयर, यू फाउंड दैट कि सर पहले से महंगाई इतने परसेंट बढ़ गई। जो पेट्रोल डीजल पर्टिकुलरली पहले 60 रुपीज के आसपास मिला करता था, अब कितने का हुआ पड़ा है जी? 100 बार। गोल्ड, करंट इशू, गोल्ड लेटेस्ट पर्टिकुलरली 6 महीने की बात है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल मार्केट बहुत तेज कर दी। उल्टा हमें ये नहीं समझ आ रहा अब मार्केट स्टेबिलिटी का होगा क्या। एक तरफ तो मार्केट में सिनारियोस बता रहे हैं जी, गोल्ड होने वाला है सस्ता, 40% तक रेट क्या जाएंगे, डाउन जाएंगे, उसी दिन रेट फिर बढ़ जाता है। हमारे तो हैं, चलो एक दो क्लाइंट्स नॉर्मली चलो बात करते हैं, पता लगता है, कहते हैं जी हम गोल्ड परचेज ही नहीं कर पा रहे, क्या करें, मार्केट स्टेबल ही नहीं हो रही। अच्छा, कस्टमर भी नहीं आ रहा, सारी सेल बंद है। इन दिनों अगर तुम ज्वेलर्स के पास जाओगे, कोई मजबूरी में ले रहा है तो ले रहा है, अदरवाइज गोल्ड की इतनी परचेजिंग है ही नहीं आज। क्यों? स्टेबल नहीं है। लोगों के माइंड में है कि अगर रेट कम हो गया तो फिर मैं महंगे पे क्यों खरीदूं। अच्छा, दुकानदारों के माइंड में क्या है पर्टिकुलरली, हम सस्ते में क्यों बेचें, वो तो कह रहे हैं आज ले लो, डिमांड सप्लाई। और अच्छा, वो अपनी परचेजिंग भी नहीं कर पा रहे, मेन प्रॉब्लम, वो अपनी परचेजिंग भी नहीं कर पा रहे, क्यों? कभी गोल्ड का रेट 91 है, कभी एकदम 94 है। दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, जो ओवरऑल मार्केट में क्या करती है सर, तेजी क्रिएट करती है, जर्नल प्राइस लेवल में चेंजेस आना। और मेनली टू डील विद द फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज से डील करना, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट से डील करना, दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ मनी बैंकिंग सर, मनी बैंकिंग से डील करना। अब आरबीआई क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, तो ये सारी बातों से हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं मैक्रो इकोनॉमिक का एक बार सिलेबस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको कितने मार्क्स के अंदर मिलने वाला है, उन चीजों पे एक बार बात करें। फिर इंस्टेंटली वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, सिलेबस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिलेबस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 1, नंबर 1 टॉपिक, मैं बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बुक के अकॉर्डिंग वैसे ब्रॉडरली अगर डिवाइड किया जाए तो 4 चैप्टर्स में डिवाइड होते हैं, बट अगर डिटेल्ड वे से डिवाइड किया जाए तो वी हैव टोटल 12 चैप्टर्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, 12। तो वो कैसे बनेंगे, कितने मार्क्स में आएंगे, उन चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है जी, जिसपे अपनी बात चल ही रही है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 2 टॉपिक, अच्छा इसमें तो आप ये मान के चलिए इंट्रोडक्शन टॉपिक जो आप लोगों का है आज का या मैक्सिमम नेक्स्ट लेक्चर, फैक्ट, उसमें है ही कुछ नहीं, वही पुरानी बातें कि माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस क्या है। हाँ, नोटिंग में जरूर लिखवाऊंगा, हर चीज लिखवाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सर। ये तो सर वही +1 का कॉन्सेप्ट है तो लिखेगा, लिखेंगे आज भी, +2 में तो है ना, यहाँ भी तो काम आएगा। तो जो भी चीज आएगी, मतलब इतनी इंश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ। और हर बार हर साल आप लोगों के साथ साथ मैं भी इकोनॉमिक्स दोबारा लिख रहा हूँ, मेरा काम तो वही का वही है। मैंने कौन से प्रिंट आउट में मटेरियल वगैरह दे दिया, नहीं दिया, हर बार मैं लिख रहा हूँ, पर हर बार रिफाइन करके लिख रहा हूँ। अब फाइल्स मेरे पास पुरानी भी पड़ी हैं, बट नो, इस बार नया लिखेंगे। क्यों? 2 बातें ज्यादा बताई जाएंगी, हर साल एक्सपीरियंस फिर बढ़ भी तो रहा है। एवरी ईयर बैच लेने से पर्टिकुलरली हमारा एक्सपीरियंस भी तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लास्ट बैच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट टाइम पहले से ही इसको ऐसे करना। सर मैक्रो का ईच एंड एवरी वर्ड, आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, सिंपल सी बात, हर चीज आपकी नोटबुक में कवर्ड होगी। अदर देन दैट, इसीलिए मैं हमेशा ना +2 लेवल पे कहता हूँ पर्टिकुलरली यार, +2 लेवल पे अगर आपको बुक लेनी है, बस इंडियन इकोनॉमी की लेटेस्ट बुक लेना, मैक्रो की कोई ले लो। क्यों?
बुक तो पढ़ती नहीं। सारा कंटेंट तुझे कहाँ मिलेगा? नोटबुक में। हर चीज 1 to 1 रिफाइंड। और तू ओपनली बोल रहा हूँ, किसी क्वेश्चन को हाथ लगा लिया, ये नोट्स करने के बाद किसी क्वेश्चन को हाथ लगा लेना, तुम्हें तुम्हारी चीज आती होगी। बुक क्या करेगी सर? आप एक को फॉलो करोगे, मैं 3 को फॉलो करूंगा। मैंने आपको जो मिक्सचर देना है, कॉम्बिनेशन देना है, वो 3 बुक्स का देना है, कौन सा एक का देना है? अलग अलग तरह की बुक्स अपने पास अवेलेबल हैं, जहां से वर्डिंग अच्छी मिली, जहां से कंटेंट बढ़िया मिला, आपको वो चीज देनी। एंड मेन थिंग, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको मैं इजीली याद कर सकूं। अब अगर आप +1 के नोट्स में वो चीज देखते हैं, आज भी उनको दोबारा खोल के पढ़ना, आपको पहली बार में चीज समझ आती है वहां पे क्या लिखा हुआ था। ये फर्क होता है राइटिंग में देने का। अगर प्रिंटेड मटेरियल मैंने भी देना, हाँ, जहां नीड होगी, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे आपको प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल मिलेगा। पर कोशिश करिए हाथ से लिखने की, खुद बनाने की। और इंडियन इकोनॉमी के लिए, टू बी वेरी क्लियर, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप जो बुक यूज करेंगे, दैट इज टीआर जैन, लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट प्रिंट। या अगर समहाउ अगर आप कहीं लास्ट एडिशन ले चुके हैं, देन उससे पुराना नहीं। उससे पुराना तो मतलब ही नहीं बनता। मैं तो कोशिश करूंगा कि बिल्कुल लेटेस्ट। क्यों? सर, इंडियन इकोनॉमी में डाटा है। हम नहीं चाहते वो पुराना डाटा आप लोग कुछ और ही पढ़ते रहो, यहाँ पे नए लेटेस्ट बुक्स में, नए कंटेंट में, नए पेपर में कुछ और ही आए। रीसेंट पढ़ो, लेटेस्ट पढ़ो, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग अपडेटेड है। समझे पॉइंट? मैक्रो के लिए हमारा बुक से कोई लेना देना नहीं है। वट एवर यू वॉन्ट, टीआर जैन लगवा रहे हैं, टीआर जैन। जो भी बुक आपको फॉलो करवा रहे हैं सर, मैक्रो के लिए आप इजीली ले सकते हो। हाँ, मेरे को जो चाहिए, आईईडी चाहिए, लेटेस्ट चाहिए, या लास्ट एडिशन, इससे पुराना नहीं सर, इससे पुराना बिल्कुल भी नहीं। बस। क्योंकि मैक्रो तो मैं सारे चैप्टर 12 के 12 तुम्हें कॉपी पे ही लिखवाऊंगा, आपके साथ ही लिखूंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। नंबर 2 आपके पास आएगा जी यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और याद रखिएगा, मैं जो आप लोगों को टॉपिक डिस्कस करवा रहा हूं, मैं चैप्टर 1 and 2 मिक्स करवाऊंगा। मिक्स इन द सेंस, सर वेटेज वाइज ना, एक्चुअली जब आप सुनेंगे अभी मेरे से, वेटेज वाइज ये चैप्टर बहुत कम है, बहुत कम, जिसको कहते हैं एक्सट्रीम लो। अगर वेटेज वाइज ये होते ना, कम से कम मैं कहूँ 10-12 नंबर के, फिर तो आप बहुत डिटेल में जाते। अब चैप्टर 1 and 2 में कुछ मेरी बातें कॉमन चलेंगी, जो 1 में लिखी हुई है, जो 2 में लिखी हुई है, मैं इसका हेड ही क्या बनाऊंगा, चैप्टर 1 and 2। मतलब तुम्हारे लिए भी ऑलवेज क्या रहेगा, 1 and 2 इकट्ठा। अब नेक्स्ट आगे नंबर 3, यहां से असली गेम शुरू होती है। अच्छा, ये बात तो रही गई, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ोगे? सर, वी विल डिस्कस हेयर अबाउट टाइप ऑफ गुड्स, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, द बेसिक टर्मिनोलॉजी। मैक्रो के अंदर तुम कहते हो ना, जो वर्ड्स लास्ट तक चलेंगे, वो सारे वर्ड्स आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ डिस्कस करवा देंगे। कैपिटल गुड्स का मतलब, कंज्यूमर गुड्स का मतलब, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब, सेमी ड्यूरेबल का मतलब, प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब, हर तरह की बातों से, कंजम्पशन मतलब, हर तरह से वो आपको क्या करेगा, डील करेगा। यहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी पे काम करेगा। एंड मेन मेन इसी में टॉपिक आएगा CFOI, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बड़ा मजेदार टॉपिक होने वाला जी, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो अब वहां से आपको मैं मॉडल्स अलग अलग डिस्कस करूंगा, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, कि ये कैसे कैसे सर्कुलर फ्लो में आपका ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तभी कह रहा हूँ, स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर तो सुनो, समझो गेम चल क्या रही है, बात कहाँ चल रही है। अभी तो ये सिर्फ समझने का पॉइंट है, सुनने का पॉइंट है, कोई लर्निंग पॉइंट नहीं। सिर्फ समझो अभी तो पहले, देन आफ्टर दैट देखना, यही बेस, यही तेरे स्टार्टिंग के लेक्चर एकदम से बूस्ट मारेंगे नए टॉपिक्स में। क्या बात है सर, कोई भी टॉपिक उठा लो, अब कोई दिक्कत नहीं, हमें वो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आ चुकी है। क्लियर? देन हम चलेंगे यहां पे सर, द मेन नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। द मेन कंसर्न मैक्रो लेवल पे, नेशन की इनकम को क्या करना, फाइंड आउट करना, दैट इज द मेन टॉपिक।
कि हमें सर पर्टिकुलरली करना क्या है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है एंड उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स, लाइक एक मोस्ट वर्ड कॉमन वर्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी, अलग अलग तरह के जो उसके रिलेटेड वेरिएंट्स हैं, एग्रीगेट्स मतलब वेरिएंट्स हैं, उनको कैसे निकाला जाए, उनको कैसे फाइंड आउट किया जाए, हमें पता होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ऑल ओवर इंडिया कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया कितनी इनकम जनरेट की जा रही है, हमें पता होना चाहिए। एंड इसी को नेक्स्ट आगे इसी को कौन लेकर आएगा, मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, कि सर फिर इस नेशनल इनकम को निकाला कैसे जाए। अब इस नेशनल इनकम को निकालने के लिए हम मेथड्स पढ़ेंगे जी तीन। वन इज प्रोडक्ट मेथड, नंबर टू इज इनकम मेथड, नंबर थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। अभी के लिए तो सारी बातें नई लग रही होंगी सर, कहाँ की बात कहाँ ले रहे हो, बट बड़ी है, डे वन हल्का सा भी सुना होगा ना, एक फेमिलैरिटी फील होती है कि हाँ कभी तो बात हुई थी अपनी, ये कुछ बता रहे थे तीन मेथड की बात। मेरा पॉइंट यही है, मैं डे वन ही सर्व कर देता हूँ सारा कुछ, फिर धीरे धीरे एक एक करके उठाएंगे। मेहमान नवाजी तो यही होती है, पहले सारा टेबल सजाओ, फिर उसमें से वन बाय वन, हाँ भी अब इस पे आ, इसका टेस्ट चेक करेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, किस सेंस में ये यूज कर रहा है, उस पॉइंट से। सर ये चारों टॉपिक्स जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, थर्ड एंड फोर्थ। और बहुत जल्द तुम्हारे स्कूल में अगर सिलेबस स्टार्ट हो चुका होगा या हो चुका होगा या चल रहे हैं, ये बहुत जल्द निपटने वाला है, बहुत जल्द, जिसपे मेरे कम से कम कह रहा हूँ 8 लेक्चर लगेंगे जी, थर्ड एंड फोर्थ पे मिनिमम 8 to 9, क्योंकि फिर मैंने सॉल्व करवाना है ना, मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवाना है, आपसे ही करवाना है, आपसे ही न्यूमेरिकल बनवाऊंगा, आपसे ही, मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला भी तुमसे बनवाऊंगा, और बोलो, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस हाउस जितने बैठे हैं, हर पर्सन फॉर्मूला खुद बनाएगा कि सर इसमें ये फॉर्मूला बनेगा, पर यहाँ समझना है ना पानी। एंड दिस टोटल टोटल ये कितने नंबर में मिलेंगे जी आपको, 10 नंबर। मैं किसकी बाइफर्केशन कर रहा हूँ सर, 40 मार्क्स, मैक्रो के 40 मार्क्स की बाइफर्केशन आपको दे रहा हूँ सिलेबस पार्ट में आज पहले, कि ये चार चैप्टर्स आपके कितने मार्क्स में मिलने वाले हैं सर, ये 10 नंबर में मिलने वाले। और अब 10 में भी सुन ले, 6 नंबर का तो नेशनल इनकम से आएगा, तो तेरे पहला दूसरा टॉपिक बता, बचा कितने नंबर का, 4। दैट इज वाई मैं इतना सीरियसली इसको टेकअप नहीं करूंगा, इन द सेंस एग्जाम पॉइंट्स, पढ़कर यार मैं 40 पेज इकट्ठे कर लूं, आना उसमें से 4 नंबर का नहीं है, और 4 नंबर में से भी 2 नंबर के तो एमसीक्यू बेस्ड आने। आप क्यों मजा खराब कर रहे हैं आज ही डे वन, समझ रहे हो ना पॉइंट। तो हमें चलना है बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, कि एग्जाम ओरिएंटेड के साथ साथ, पर दिस दिस दीज टॉपिक्स, ये दो टॉपिक ना, ये आगे सारे चैप्टर्स का क्या है, बेस। तो जाकर इस पे हम इतना टाइम क्या करते हैं, डिवोट करते हैं, और इस पे कोई कारण नहीं है। करने वाले डायरेक्टली नेशनल इनकम शुरू कर लेते हैं, भाई कहाँ शुरू कर लें, पहले बता तो दे इसको मैक्रो होती क्या है, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पता, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम नहीं पता, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं पता, सेंट्रल इशू नहीं पता, इकोनॉमिक एजेंट्स मैक्रो लेवल पे कौन है, यही नहीं पता। तो पहले बेसिक से होकर जाना पड़ेगा, तो अपन नेक्स्ट आगे बड़े टॉपिक्स में जाएंगे। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट नंबर 5 टॉपिक आता है जी, 5 and 6, 5 and 6, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। नेम लिखिए जी, 5 and 6 चैप्टर, 5 and 6 चैप्टर जो आपको मिलेगा, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। अब यहां पे जो बात आपसे करेगा रिगार्डिंग द मनी एंड बैंकिंग को लेकर, वो किस चीज को लेकर करेगा, सर हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, एंड ऑल ओवर इकोनॉमी में कितनी मनी सर्कुलेट करनी है, ये हिसाब लगाता कौन है, ये सारा हिसाब लगाता कौन है, एंड हु इश्यूज द करेंसी, आरबीआई। एंड बैंकिंग ऑल ओवर द कंट्री कैसे मैनेज करती है, पैसे को रेगुलेट कैसे करती है, ऐसा तो सर आरबीआई है।
नोट प्रिंटिंग इनके पास है ऑप्शन, सारा इंडिया अमीर कर दे, बांट दो जितने का, हाँ तू बोल तेरे को कितना चाहिए। क्या कर सकती है? नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। क्यों? जितना मनी मार्केट में एंटर करेगा, जितना पैसा मार्केट में एंटर करेगा, डिमांड्स बूस्टअप होंगी, डिमांड बूस्टअप होंगी। एंड डिमांड अगर बूस्टअप होगी, डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी, और एक तरफ तुम कहते हो रिसोर्सेज आर, सप्लाई इज लिमिटेड, मैं सप्लाई कितनी की बढ़ा लूंगा सर, जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरे में होगी मैं उतनी ही सप्लाई कर पाऊंगा। मैं कहां से इतनी ज्यादा सप्लाई आपको क्रिएट करके दे दूंगा? अब देख, सप्लाई में बढ़ा नहीं पा रहा, डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रखी है, दैट विल लीड्स टू दैट विल लीड्स टू इन्फ्लेशन। सो ऐसा भी नहीं है जी। तो यही चीज तो हमने फाइंड आउट करनी है कि ये मनी मार्केट को रेगुलेट कैसे करते हैं सर, मनी के फंक्शंस क्या हैं? एंड क्या स्टार्टिंग से क्या मनी चलती आ रही है? नो। मनी से पहले सिस्टम कौन सा था? बार्टर सिस्टम, सी टू सी इकोनॉमी, स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, चीज के बदले में गुड्स, के बदले में गुड्स। मनी तो बाद में जाके इन्वॉल्व हुई है। और दूसरी बात, मनी के आने का कारण कौन बना? फिर ये भी पूछे कि जब बढ़िया बार्टर सिस्टम काम कर रहा था, गुड्स के बदले गुड्स थी, फिर मनी के आने का कारण क्या बना? वन ऑफ द मेन, वैल्यूएशन, वही चीज, मेजरमेंट आप प्रॉपरली नहीं कर, स्टैंडर्ड मेजर, स्टैंडर्ड मेजर नहीं था। और दूसरी बात सर, फिर मनी को मेन लाने का कारण जो था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। एकदम से पुराने टाइम पे अगर बात करें, जितनी भी आप पुरानी मूवीज भी देखते हैं कई बार, तो ठीक है उसने मेरे लिए काम कर दिया, मैंने उसके लिए काम कर दिया, हाँ प्रॉब्लम तब थी। क्या प्रॉब्लम थी? हमें गुड्स की वैल्यू ही नहीं पता थी। अब कनक देकर चावल ले लिए, आज की डेट में तो पता है कनक सस्ती है, चावल महंगे। ये कब हुआ? जब मनी आई, जब उसको मनी में मेजर किया गया। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मनी क्यों लाई गई? मनी क्यों लाई गई? जब बार्टर सिस्टम में लोग सेटिस्फाइड अगर थे, अच्छा सिस्टम उनका चल रहा था, देन व्हाई मनी वाज इन्वेंटेड? एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लाने के पीछे जो पॉइंट है ना, वो क्या चीज मेन पॉइंट है सर? मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स। कि वॉन्ट्स इतनी ज्यादा बूस्टअप कर गई जब ये यूरोपियन कंट्री से मतलब ट्रेड वगैरह आगे इंक्रीज हुआ, तो वहां पे लोगों की डिमांड्स बहुत क्रिएट होनी शुरू हो गई। और उसमें भी तो पंगे थे बार्टर सिस्टम में। अगर गुड्स के बदले में गुड्स अगर एक्सचेंज भी था, सर जो चीज मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास होनी चाहिए, जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास, तो जाके एक्सचेंज होगा। ऐसे हर किसी के साथ थोड़ी एक्सचेंज कर लेंगे, विच इज कॉल्ड एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। कि सर डबल कोइंसिडेंस, कि लक बाय चांस आपके पास भी वो चीज है जो मुझे चाहिए, मेरे पास वो सरप्लस है जो आपको चाहिए, तो हमारे बीच में एक्सचेंज क्या था? पॉसिबल था। तभी तो हमने इस जड़ को खत्म करा। मैं कह रही ये तो बहुत बड़ा पंगा है यार, पता नहीं जाके कब एक्सचेंज पॉसिबल होगा, और वो कौन लोग होंगे, कहाँ होंगे जिसके पास ये गुड्स होंगी कि हम एक्सचेंज आपस में कर पाए। तब जाकर कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाया गया। तो ये नॉलेज आपको प्योरली कहाँ मिलेगी सर? मनी एंड बैंकिंग। और विच कम्स, जो पेपर में भी ये आपको मिलेगा जी 6 मार्क्स। ये दो चैप्टर्स, ये दो टॉपिक्स आपको जो वहां पे मिलेंगे, दैट विल कवर 6 मार्क्स ऑफ योर मैक्रो पार्ट। तीन तीन कह लो, चार दो कह लो, कोई फिक्स नहीं है जी, कोई फिक्स नहीं है। समझे? पांच एक कह लो, बस इतना पता। टोटल ये दो चैप्टर्स कितने में मिलेंगे जी? 6 नंबर आएंगे दोनों, आएंगे दोनों। ये भी नहीं है कि मान लो एक ही चैप्टर 6 में डाल दिया, आएंगे दोनों। मनी का कंटेंट भी मिलेगा, बैंकिंग का भी मिलेगा। आगे, नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9 ये तीन चैप्टर्स। Number 1 is 7, 8, and 9. That is regarding the aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand, aggregate supply, the most important है, मजेदार। एंड ये तीन चैप्टर का सेट जो है, ये भी आपको अकेला कितने में मिलेगा? 12 मार्क्स।
12 नंबर पे फिक्स्ड है, कम से कम मुझे पता तो हो मेरा रोड मैप क्या है, कौन सा चैप्टर मेरे लिए कितनी वेटेज रखता है। मैं आपको हमेशा ये प्रेफर करूंगा, जब भी आप स्टडी करते हैं, जब भी पढ़ते हैं, पहले मार्क्स देखा करो, कितने मार्क्स में वेटेज है उसकी, कितने नंबर में वो आएगा, मेरे को यही तो पता ही नहीं। सबसे पहले ये चीज क्लियर करो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बच्चा क्या करता है, सारा दिमाग खर्च कर देता है किसमें, मनी बैंकिंग में, जो आना ही कितने नंबर का है, 6 नंबर का, और उसको जितना मर्जी पढ़ लो इजीली, फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो। फिर उल्टा उसके जो एफर्ट हैं मैं किस में लगाऊं, इस चैप्टर में लगाऊं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में लगाऊं, जो फिक्स्ड है, 12 नंबर के 3 चैप्टर ही आएंगे ही आएंगे। एंड नेक्स्ट आगे, अब इसकी डिस्कशन काफी वाइड है कि इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। द मेन वर्ड इक्विलिब्रियम। सर आपने फोर्सेस की बात करी है, डिमांड एंड सप्लाई, तो वहां तो इक्विलिब्रियम की ही बात चलेगी, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज जर्नल इक्विलिब्रियम। जर्नल इक्विलिब्रियम स्टैंड्स फॉर ऑल ओवर द इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम, वेयर एडी इज इक्वल्स टू एस। नहीं तो पहले तुम वर्ड बोलते डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, यहां वर्ड क्या चलेगा, एडी इज इक्वल्स टू एस। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर दैट जो चैप्टर नंबर 10 है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये सर अकेला, ये अकेला भी 6 मार्क्स में है जी, एंड बड़ी अच्छी चीज है। अब आपने मैक्रो लेवल पे ये चीज तो नोटिस करी होगी, 1 फरवरी को हर साल गवर्नमेंट आने वाले साल का बजट क्या करती है, पेश। अब फॉर एग्जांपल दिस फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो चुका, अब फाइनेंशियल ईयर कौन सा स्टार्ट हुआ, 25-26, जो 1/4/25 को स्टार्ट हुआ, 1/4/25 से लेकर कहां तक चला, 31 मार्च 26 तक चले। इस साल का बजट, इस साल का बजट गवर्नमेंट ने कब पेश करा होगा, 1 फरवरी 2025, जिसमें वो याद अपन ने डिस्कस किया होगा टैक्स स्लैब्स को लेकर, कि गवर्नमेंट ने अब टैक्स स्लैब्स ये कर दी, 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स अब नहीं है। वो पिछले साल का नहीं था, वो इस साल से एप्लीकेबल है। मतलब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता। वो पता क्या करेंगे, जैसे अभी रिटर्न्स जाएंगी, अभी इनकम टैक्स रिटर्न्स जाएंगी ना, बट कौन से ईयर की जाएंगी, कौन सा क्लोज हुआ, 24-25। सर जी 24-25 की रिटर्न जाएंगी ना, वो हर बार क्लाइंट पूछेंगे, ओ जी निर्मला सीतारमन ने कर नहीं दिया था, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, आप कह रहे हो टैक्स बनेगा। सर वो नेक्स्ट ईयर का है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है, और आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो कौन है, प्रीवियस। समझो दोनों चीजों में फर्क है। लास्ट ईयर जो अभी ईयर का खत्म हुआ है, उस ईयर में तो टैक्स स्लैब वही है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, कि उस पर रिबेट मिल जाएगी, बट अगर 7 लाख से 1 रुपया भी ऊपर करोगे तो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। वो लास्ट ईयर का है। तो दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट बजट। इसमें समझेंगे कि गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट क्या क्या चीज डिस्क्लोज करती है। हम जिसको सिंपल वर्ड कहते हैं, गवर्नमेंट अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या करती है, डिस्क्लोज। आजकल तो ना डिजिटल बजट बोलने लग गए, सुना कभी वर्ड, डिजिटल बजट। डिजिटल क्यों बोलते हैं, वो आजकल वो टैब सी लेके आते हैं ना मैडम, पार्लियामेंट में, वो टैब के थ्रू पर्टिकुलरली वो क्या करते हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल बजट। पहले वो पेपर फॉर्म में था, उसमें चलता था, एंड जब फाइनली अप्रूवल मिल जाती है, उस अप्रूवल के बाद उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है, दैट इज द यूनियन एक्ट, फाइनेंस एक्ट। बिल बनेगा, पहले बनता है बिल, पहले बनता है बिल, बिल स्टैंड्स फॉर ड्राफ्ट, डिस्कशन होती है सारे पास, जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है, वो फाइनलाइज नहीं होता, बाद में वो पहले अभी तो प्रपोजल होते हैं। अब कोई मान लो पब्लिक कमेंट्स आते हैं, या वहां के लोग मंत्री वगैरह कमेंट करते हैं, वो तो एक पार्टी का सोचना है कि हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आने वाले साल में फाइनेंस बिल ये बने। आप कभी देखना फाइनेंस एक्ट नहीं पहले कहते, पहले वर्ड के बोलते हैं फाइनेंस बिल। फिर जब हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनकी जब उसके ऊपर साइनिंग हो जाती है, देन इट बिकम्स एक्ट, एक्ट कानून, एंड उसका नाम रख देते हैं फाइनेंस एक्ट 2025। इट स्टैंड्स फॉर, ये कौन से साल का है, ये 25-26 का है, फाइनेंस एक्ट 2025। अब जो पीछे पास हुआ होगा, उसको नाम क्या दिया, फाइनेंस एक्ट 2024। इनकम टैक्स में ये चीज है। ये सारी बातें यहां पढ़ने को मिलेंगी। सो नेक्स्ट ऑन अगर मैं बात करूं, इसके बाद जो चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर आपका 12 है,
11 एंड 12 11 है सर आपका रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज एंड 12 है सर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब अगर ब्रॉडरली इसको वर्ड यूज किया जाए, ब्रॉडरली अगर यूज किया जाए फॉरेक्स कि फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड है जी दोनों टॉपिक्स, मतलब चैप्टर 11 एंड 12। और ये भी आपके पेपर में जो कवर करेगा सर, दोनों दोनों चैप्टर दोनों। अब इसको फिर वो बात कॉम्बिनेशन कोई भी बना लो, 3+3, 4+2, 2+4, कोई कॉम्बिनेशन बना लो, बट पेपर में मिलेंगे दोनों। और मजेदार बात पता क्या है, अपने पास अब वो स्टैटिस्टिक्स की तरह न्यूमेरिकल नहीं है। अपने न्यूमेरिकल बड़े सॉर्टेड, कैलकुलेशन वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा। बट हाँ, इन्होंने अब कोशिश क्या कर दी, यूजली हर टॉपिक के अंदर छोटे 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 न्यूमेरिकल्स क्या कर दिए, डाल दिए। और मेरे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वो, सबसे बड़ी पॉजिटिव। मैं कई बार ये कहता हूँ, थ्रेटिकल लिखना पड़ जाए शायद गलती कर दो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इतनी करवा देंगे, इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे डिफरेंट बुक्स में से टिल लास्ट तक जाते हुए, वो तुम्हारे पक्का श्योर शॉट है। गवर्नमेंट बजट है, इसमें भी न्यूमेरिकल छोटा मोटा डाल देते हैं कभी कभी। ये बीओपी है, इसमें भी। नेशनल इनकम तो फेमस ही है, एडीएस वाला न्यूमेरिकल बेस्ड है। मनी में छोटा सा एक न्यूमेरिकल है। उल्टा बढ़िया चीज है, जितने छोटे 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 न्यूमेरिकल्स होंगे आपका पेपर उतना स्ट्रांग बनेगा। मतलब एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ पर्टिकुलरली कि सर मैक्रो में नंबर नहीं जाने दूंगा। आप सोचो कि सर मतलब आईईडी में, आईईडी में कारण है, कारण जस्ट एक है कि उसमें ना डाटा बेस्ड थिंग्स हैं, जैसे न्यूमेरिकल फिगर्स याद करने, कितनी परसेंटेज कितना वो, हाँ थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। इसमें नहीं सर, इसमें तो गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी वारंटी भी नहीं, गारंटी। एक एक चीज खाएंगे, बस आपका काम है जो करवाया जाए उसको फाइनलाइज करना। एंड अपने चैप्टर वाइज टेस्ट और जो पार्ट सिलेबस आपके रहेंगे, इस बार ट्रिपल रिवीजन कर रहे हैं। इस बार मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, स्पेशली मेहनत और भी करूंगा। जो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे वो तो होंगे होंगे, फिर क्लब करके, जैसे पहले 2 का लिया, फिर 2 का लिया, फिर 4 का, उन्हीं का डबल रिवीजन। फिर उसको एमटीबी में कवर करेंगे, मॉक टेस्ट के अंदर कंप्लीट पेपर। इस तरह से जितना राइटिंग्स में मैं आपसे लूंगा। अब मेन प्रॉब्लम ही वही है, आप लिखते ही नहीं, राइटिंग में बहुत कम लिखते हो। अब जितनी ज्यादा शीट अपनी एक्सप्रेसिंग बनाओगे, नंबर क्यों नहीं मिलेंगे सर, मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अपनी शीट अलग से चमकेगी। तो उन चीजों पे काम करें कि 1 बाय 1 आपसे मतलब मैक्सिमम राइटिंग, और लिखने का कारण जस्ट एक ही है, अदरवाइज प्रिंटेड फॉर्म में मैं भी दे सकता था। और बराबर आपको हौसला मिले, मैं भी लिख रहा हूँ, हर बार लिख रहा हूँ, हर साल लिख रहा हूँ। सो ये चीज तो रहेगी सर, बट हाँ हर बार के नोट्स, हर बार का कंटेंट चेंज होता है, नया होता है, कुछ ना कुछ चीज। जैसे हर चैप्टर के एंड में कुछ आपको हॉट्स लिखवाने, कि बुक नहीं सर, बुक में तो बाद में जाएंगे, वो तो एक कोई भी उठा लेना अपनी पढ़ने के लिए, सेल्फ पढ़ने के लिए। पर पहले यहाँ जान निकालो टॉपिक, एक एक चीज की मैक्रो का मतलब क्या है सर। अगले को लगे तो सही वाकई में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, फर्क फील तो हो, नहीं क्या फायदा। एंड क्लियरली सिंपली मैं आपको ये नहीं कि सिर्फ +2 के पॉइंट से पढ़ा रहा हूं, हमें चाहिए आपके बेस पे काम, सो दैट कल को किसी भी लेवल पे इकोनॉमिक्स में डील करो ना, आपको कॉन्फिडेंस आए यार सब करा हुआ है जी। नेशनल इनकम आएगी सर, इकोनॉमिक्स बीकॉम में भी आएगी। अदर कोर्सेज जो भी आप करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, हर जगह टॉपिक मिलेंगे। फिर दोबारा फिर पाला पड़ेगा। डिमांड सप्लाई अभी गई नहीं, दोबारा फिर आएगी। कॉस्ट की कर्व्स, रेवेन्यू की कर्व्स, एलवीपी, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, टीयू, एमयू, डीएमयू, सब आएंगे, सब रिपीट होंगे। पर एट दैट टाइम तुम्हें बस सोचना ना पड़े सर, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे लॉजिक ही नहीं पता कर्व का मतलब क्या। वाई कॉनकेव, अब इतना तो कम से कम शेप वाइज हम समझ चुके थे। कॉनकेव होने का मतलब, कन्वेक्स होने का मतलब, लीनियर होने का मतलब, ठीक है ना, अपवर्ड है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, यही बेसिक्स, यही बेसिक्स हैं और कुछ नहीं। तो इन पे 1 बाय 1 चलेंगे, समझेंगे। कल नेक्स्ट ऑन लेक्चर में हम लोग अपनी प्रॉपर जो बात लेने वाले हैं, अभी तो जस्ट मैंने सिलेबस इंट्रोड्यूस करा, अभी भी अगर चाहो आधा घंटा आप और ले सकते हैं, अभी सिलेबस सिलेबस पे ही। हाँ नहीं सर बहुत है, दिमाग थका पड़ा है। नेक्स्ट क्लास में यहीं से इसी चीज को आगे टेकअप करूंगा, एंड और रिलेट करेंगे। एंड कोशिश करूंगा चैप्टर 1 की नोटिंग अपन साथ के साथ स्टार्ट कर दें।
एम आई क्लियर? सो अभी के स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर, जो 2-3 लेक्चर्स हैं, ये ओपन भेजूंगा ग्रुप के अंदर। शेयर इट, जहां मर्जी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमें ये नहीं कि कौन सुनेगा, सब सुने, सब पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझे पॉइंट? सो 1 to 1 अभी एक बार चलते हैं। कॉपी जस्ट आपके पास होनी चाहिए, मेरा बुक का कोई कंटेंट नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स की कॉपी, सो दैट कि आप राइट डाउन करके यहाँ पे लिखें। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट बाय स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। ओके बच्चे।